दोस्तों नमस्कार। आज हम काले पानी की बात करेंगे। आखिर ये काला पानी क्या है? जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पुराने ज़माने में जिसको भी सज़ा होती थी, पुराने ज़माने में जो भयानक कैदी होता था उसको काला पानी भेज दिया जाता था। तो काला पानी क्या है आखिर? वहाँ पर इंसान जाने के बाद वापस क्यों नहीं आता था? दोस्तों आज ऐसे बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों ये काला पानी एक्चुअली एक जेल है जो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। ये अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि मुख्य भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। दोस्तों ये जेल जहाँ पर स्थित थी वो सागर से भी 1000 किलोमीटर दुर्गम मार्ग पड़ता था। ये काला पानी के नाम से कुख्यात थी। काला पानी शब्द अंडमान के बंदी उपनिवेशक यानी कि बस्ती को बसाने के लिए देश निकाले का पर्याय है। दोस्तों ये काला पानी के नाम से कुख्यात है। दोस्तों काला पानी का भाव संस्कृत शब्द काल से बना है, जिसका अर्थ होता है समय अथवा मृत्यु। अर्थात काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु जल या मृत्यु के स्थान से, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। देश निकालों के लिए काला पानी का अर्थ बाकी बचे हुए जीवन के लिए कठोर और अमानवीय यातनाएं सहना था। काला पानी यानी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों उन अनकही यातनाओं और तकलीफों का सामना करने के लिए जीवित नरक में भेजना, जो मौत की सजा से भी बदतर था। दोस्तों जैसे कि हमने देखा है कि दूसरे अधिकतर समुद्रों के पानी का रंग नीला होता है, पर अंडमान द्वीप के आसपास के समुद्र के पानी का रंग गहरा काला है, जो कि एक विशिष्ट बात है। इसलिए भी इस द्वीप को काले पानी का द्वीप या काला पानी कहते हैं। दोस्तों अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह इस जेल की नींव 1897 में रखी गई। इस जेल के अंदर 694 कोठियां हैं। इन कोठियों को बनाने का उद्देश्य बंदियों के आपसी मेलजोल को रोकना था। ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली इस विशाल कारागार के अब केवल 3 अंश बचे हैं। कारागार की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहां उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। दोस्तों अंडमान में बस्ती स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य समुद्री तूफानों में फंसे हजारों जहाजों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना था। ये सोचा गया था कि एक स्थायी बस्ती ही समुद्र जहाजों की सुरक्षा का एकमात्र समाधान है। इन द्वीपों में बस्ती बसाने का पहला प्रयास 1789 में किया गया था, जब कैप्टन आर्चिबाल्ड विलेयर ने चौथम द्वीप में एक बस्ती बसाई। इस बस्ती को बाद में उत्तरी अंडमान में पोर्ट कॉर्नवालिस स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि उस स्थान को नौसैनिक दृष्टि से उपयुक्त समझा गया। बस्ती बसाने का ये प्रयास सफल नहीं रहा और इसे 1796 में समाप्त कर दिया गया। दोस्तों इस काले पानी की जेल में एक कैदी आया जिसका नाम था विनायक दामोदर सावरकर। इनके साथ बहुत जुल्म किए गए, इनके ऊपर रोलर भी चलाया गया, तरह तरह की यातनाएं दी गई। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये साल था सन 1911। जून 1911 में विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा के बाद अंडमान की सेल्यूलर जेल ले जाया गया। वहां सावरकर को एक कुर्ता, एक पतलून और सफ़ेद टोपी दी गई। उन्हें कैदियों वाला विल्ला नंबर मिला जो था 32778। दोस्तों सावरकर को अन्य कैदियों से इतर अकेली अंडाकार कोठरी में रखा गया। उस कोठरी के एक कोने में फांसी देने का स्थान भी था। दोस्तों चर्चित लेखक विक्रम संपत पेंगुइन पब्लिकेशन से प्रकाशित सावरकर की जीवनी में लिखते हैं कि दोस्तों कहते हैं कि जेल के अंदर सावरकर को जो पहली बात चुभी वो हिंदू और गैर हिंदू कैदियों के बीच धार्मिक परंपराओं को लेकर भेदभाव था। हिंदू कैदियों के जनेऊ काट दिए जाते, जबकि मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाज़त थी। दोस्तों हिंदू कैदियों को कट्टर मुस्लिम पहरेदारों और जमादारों की निगरानी में रखा जाता था, जो कई बार कैदियों की पिटाई भी करते थे, उन्हें काफिर कहकर पुकारते थे। दोस्तों सावरकर जिस वक्त सेल्यूलर जेल में थे उस वक्त वहां करीब 100 राजनीतिक कैदी बंद थे। दोस्तों जेल के बैरी ने सावरकर का नाम बम गोला नंबर 7 रख दिया था। संपत लिखते हैं कि जेल के बैरी या अफसर सावरकर को जिस भी नाम से पुकारते हों, लेकिन दूसरे कैदी उन्हें बाबू कहकर बुलाया करते थे और ये बात अफसरों को कतई पसंद नहीं आती थी। विनायक दामोदर सावरकर के कपड़ों पर डी यानी डेंजरस अंकित कर दिया गया था। डेंजरस उपनाम के बावजूद सावरकर कैदियों के बीच
बड़ा बाबू नंबर 7 के नाम से चर्चित हो गए थे। दोस्तों, जेल के अंदर सावरकर को सबसे ज्यादा तकलीफ पैखाने को लेकर हुई। कैदियों को शाम को 7 बजे के बाद कोठरी में बंद कर दिया जाता था और सुबह 6 बजे ही दरवाजा खुलता था। उन्हें एक मिट्टी का पात्र दे दिया जाता था, उसमें बमुश्किल एक बार ही पैखाना कर सकते थे। विक्रम संपत लिखते हैं कि इस बीच किसी को पैखाना जाना हो तो जमादारों से झुककर मिन्नतें करनी पड़ती थी। कई बार मजबूरी में कैदी अपनी कोठी में ही पैखाना कर लेते थे और उसी कोठरी में रात भर पड़े रहते। सेलुलर जेल में 6 महीने गुजारने के बाद कैदियों से बाहर का काम कराया जाता था, लेकिन सावरकर के मामले में ऐसा नहीं हुआ। 15 जनवरी 1912 को नियमों के मुताबिक उन्हें बाहर निकाला जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सावरकर से तमाम कठिन काम कराए जाते थे। गर्मी की एक ऐसी ही दोपहर को कोलू चलाते हुए सावरकर बेहोश हो गए। उनका शरीर दर्द से ऐंठा जा रहा था। सावरकर को उस पल मृत्यु का एहसास हुआ। लगा कि इस तरह जीने से प्राण त्याग देना ही बेहतर है। उस रात आत्महत्या के बारे में सोचते रहे। रात भर कशमकश चलती रही और तय किया कि अगर मरना ही है तो देश के एक शत्रु को मारकर ही मरेंगे, कायर की तरह नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से सावरकर जी को यातनाएं दी जाती। तो ये था काला पानी की जेल का सच। दोस्तों, अगर आप दूसरा वीडियो चाहते हैं दोस्तों, अगला वीडियो में सावरकर जी की पूरी ज़िंदगी पर लेकर आऊँगा और जिसमें मैं बताऊंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ, आखिर वो कौन थे और उन्होंने कितनी बहादुरी से इस देश को योगदान दिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।